एजुलेट तलवार कानून को 12 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया था। पहली परत शरीर की खेती थी। एक आम कहावत थी कि अगर कोई मजबूत मार्शल आर्ट चाहता है तो उसके पास पहले एक मजबूत शरीर होना चाहिए। आखिरकार मार्शल आर्ट शरीर के कुशल उपयोग पर निर्भर करता है, इसलिए एजुलेट तलवार कानून की पहली परत शरीर से संबंधित थी। ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाने पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वे अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं और हर जगह मांसपेशियां उभरी हुई हो जाती हैं। नंगी आंखों से ही साफ पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ शारीरिक बनावट के आधार पर कितना मजबूत है। कुछ लोगों ने तो अपने शरीर को इतना मजबूत बना लिया था कि उनकी हड्डियां मजबूत स्टील की सलाखों जितनी सख्त हो गई थी। जियान चेंग के अनुसार शरीर को प्रशिक्षित करने की इस तरह की विधि केवल शरीर को बर्बाद कर देगी और मानव शरीर की क्षमता को सीमित कर देगी। इसलिए यद्यपि यह विधि किसी व्यक्ति की ताकत को सामान्य व्यक्ति से अधिक बढ़ाएगी, साथ ही ये शरीर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाएगी। इस तरह से प्रशिक्षित होने वाले लोगों का जीवन काल आमतौर पर छोटा होता है। जब वे बुढ़ापे में होते हैं तो शरीर के भीतर बीमारियां और दुर्बलताएं उनके लिए अधिक बार होती हैं। दुनिया भर के घुमंतू मार्शल कलाकारों के पास शरीर साधना के अपने अपने तरीके के साथ कई अलग अलग संप्रदाय हैं, लेकिन जियान चेंग के लिए ये तरीके औसत दर्जे के थे। ये सही रास्ते नहीं थे, यहाँ तक कि यिजिन जिन का शाओलिन तरीका भी इसका अपवाद नहीं था। टील नोट यूआर। भले ही यिजिन जिन के सिद्धांत इस मामले में सुंदर थे कि यह किस तरह आंतरिक शक्ति को विकसित करता है और किस तरह बाहरी मांसपेशियों को भी मजबूत करता है, लेकिन यिजिन जिन का शरीर को मजबूत करने का तरीका अभी भी वही था। यह मनुष्य के मूल को मजबूत नहीं करता था और केवल बाहरी शक्ति पर ही ध्यान केंद्रित करता था। इसे शरीर को विकसित करने का शिखर नहीं माना जा सकता था अगर यह पूरे शरीर को लक्षित न करता। अज़ुलेट स्वॉर्ड लॉ में लिखी विधियां वास्तव में गहन और जादुई थीं। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की क्यूई को अवशोषित करके और फिर उसे रूपांतरित करके कोई व्यक्ति इसे शरीर की हड्डियों में समाहित कर सकता था। इससे शरीर के हर अंग और यहाँ तक कि हर कोशिका को उनकी सीमा तक मजबूत बनाया जा सकता था। मूल कमजोरी दूर हो जाती और शरीर सबसे इष्टतम अवस्था में पहुंच जाता। साथ ही शरीर को लंबी उम्र जैसे अनगिनत लाभ मिलते। जब कोई बात की विधियों का अभ्यास करता तो उसका भौतिक शरीर ताकत में नई ऊंचाइयों को छूता। और जैसा कि अज़ुलेट स्वॉर्ड लॉ ने संकेत दिया, अगर कोई व्यक्ति शरीर की साधना के उच्चतम स्तरों तक पहुंच सकता है तो वह स्वर्ग और पृथ्वी जितना भी लंबा जीवन जी सकता है। हालांकि यह विधि व्यक्ति की अपनी शक्ति से जुड़ी हुई थी। यदि किसी की क्यूई भौतिक शरीर से अधिक मजबूत थी तो अज़ुलेट स्वॉर्ड लॉ उस क्यूई का उपयोग करेगा और उसे शरीर में शामिल करके उसे मजबूत बनाएगा। यदि किसी का भौतिक शरीर और उसकी क्यूई शक्ति दोनों संतुलन में थे तो उसे अगले स्तर तक पहुंचने के लिए एक सफलता प्राप्त करनी होगी। केवल इस चक्र के साथ ही कोई व्यक्ति बिना किसी सीमा के अपने पूरे शरीर को लगातार बेहतर बना सकता है। जियान चेन धीरे धीरे दुनिया की क्यूई को एक अंतहीन धारा में अवशोषित कर रहा था और इसे अपने पूरे शरीर में एक चक्र में प्रसारित कर रहा था। फिर जियान चेन के नियंत्रण में क्यूई उसकी कोशिकाओं और अंगों में शामिल हो जाएगी। जब से वो इस अजीब नई दुनिया में आया था, जियान चेन को उत्साहित करने वाली कुछ चीजों में से एक थी विश्वसार। विश्वसार बहुत घना था, शायद उसकी दुनिया में क्यूई से 100 गुना अधिक घना। पिछली दुनिया की तुलना में जियान चेन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी सिवाय उस पुरानी पर्वत श्रृंखला के जहां वो मर गया था। एक दुनिया स्वर्ग थी, दूसरी दुनिया नर्क थी। अंतर बस इतना स्पष्ट था कि उसे देखा जा सकता था, इसलिए जियान चेन इस बात से बेहद खुश था। हालांकि जियान चेन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस दुनिया के विश्वसार और उसके पिछले संसार के विश्वसार के बीच क्या अंतर है, जबकि दोनों ही भावना में एक जैसे थे। जियान चेन ध्यान से खोज रहा था कि विश्वसार में एक अतिरिक्त प्रकार की ऊर्जा थी। ये प्रकार की ऊर्जा विश्वसार का एक छोटा सा हिस्सा थी और आपस में इस तरह जुड़ी हुई थी जैसे कि एक साथ मिश्रित हो ताकि उन्हें अलग न किया जा सके। जब उसने इस नई तरह की ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित कर लिया था तो कुछ भी नकारात्मक नहीं हुआ था। इसलिए जियान चेन ने विश्वसार से स्पष्ट रूप से अलग ऊर्जा को हटाने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि जियान चेन अब इस मामले में उत्सुक था। उसके दिमाग में विचार और विचार घूम रहे थे, लेकिन इस नई ऊर्जा को इतनी आसानी से समझना इतना आसान नहीं था। जब कभी न खत्म होने वाला विश्वसार उसके शरीर में समा गया तो जियान चेन को साफ तौर पर महसूस हुआ कि उसके शरीर की हर धमनी और कोशिका मजबूत हो गई है। उसके शरीर में समाया गया विश्वसार एक विशाल स्वास्थ्य टॉनिक की तरह था, जिसने इसे अवशोषित करते ही उसके शरीर को जीवंत महसूस कराया। उसका शरीर एक विशाल प्यासे बाघ की तरह था जो और अधिक चाहता था। उसी समय जियान चेन को हर जगह से एक सुखद अनुभूति हो रही थी और वह चिंता से मुक्त महसूस कर रहा था क्योंकि यह भावना उसे दूर ले गई थी। एक पल में एक और साल बीत गया। जियान चेन इस अजीब दुनिया में पूरे 2 साल से था। उन 2 सालों के दौरान जियान चेन ने चांगयांग हवेली के बाहर एक भी कदम नहीं रखा। हर दिन अपने खाली समय में जियान चेन अपने कमरे में अकेले अज़ुलेट तलवार कानून के पहले सिद्धांत शरीर साधना का अभ्यास करता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यह विश्वसार उसकी पिछली दुनिया के विश्वसार से 100 गुना सघन था। लेकिन एक साल में ही जियान चेन ने अपने शरीर को साधने में बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। इस समय इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर कोई औसत व्यक्ति उस पर औसत तलवार घुमाए तो उसके शरीर पर खरोंच तक नहीं आएगी। उसने अपने शरीर को इतना प्रशिक्षित कर लिया था कि एक भी कट नहीं लगेगा। बेशक ये केवल वही था जो जियान चेन ने अपने बारे में सोचा था, वह इसे व्यक्तिगत रूप से खुद पर आजमाने की हिम्मत नहीं करेगा। पिछले साल जियान चेन का शरीर इतनी तेजी से विकसित हो रहा था कि यह कल्पना से परे था। एक साल में ही उसकी लंबाई 1.2 मीटर हो गई थी, जो 2 साल के बच्चे के लिए असामान्य ऊंचाई थी। इस ऊंचाई के कारण वो वास्तव में 5 या 6 साल का लग रहा था। इस वजह से चांगयांग हवेली में हर कोई अविश्वसनीय रूप से चिंतित था। हालांकि उनमें से कई लोगों को अभी भी उससे बहुत उम्मीदें थी कि वो असीमित क्षमता वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, लेकिन किसी भी बात की पुष्टि के लिए सभी को उसके 3 साल के होने का इंतजार करना होगा। इस उम्मीद के बारे में जियान चेन खुद को असहाय महसूस करने से नहीं रोक सका। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका शरीर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा था। इसका कारण एजुलेट तलवार कानून का अभ्यास करना था, क्योंकि अपनी पिछली दुनिया में उसकी उम्र के हिसाब से उसके पास एजुलेट तलवार कानून नहीं था। हालांकि वो अब भी अपनी माँ बी यूनटियन के साथ डाइनिंग हॉल में जाता था, लेकिन हमेशा की तरह वो अब भी हर रात अपने कमरे में बंद रहता था। बिस्तर पर पैर मोड़कर और हाथ घुटनों पर रखकर वो अपनी आंखें बंद करके एक बार फिर आसमान की ओर मुंह करके बैठ जाता था।
लेकिन इस बार जियान चेन अपने शरीर की साधना नहीं कर रहा था, बल्कि वह चिंतन कर रहा था। उसे इस दुनिया में आए 2 साल हो चुके थे और उन 2 सालों में उसने कभी भी चांगयांग हवेली से बाहर की बाहरी दुनिया को नहीं देखा था। उसने अपने शरीर की साधना करने के लिए अपने ज्यादातर दिन बंद करके बिताए। अब तक वो इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझ पाया था। चांगयांग हवेली के बाहर वो व्यवहारिक रूप से इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता था, यहाँ तक कि बाहरी दुनिया कैसी दिखती है ये भी नहीं जानता था। वो अपने दिल में समझ गया कि बाकी सबकी नजरों में वो एक 2 साल का लड़का है। 2 साल का लड़का आमतौर पर अपने माता पिता की नजरों में खुशी खुशी बड़ा होता है और बेफिक्र होकर बड़ा होता है, लेकिन जियान चेन ऐसी स्थिति में बिल्कुल नहीं था। अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोच विचार करते हुए जियान चेन ने आखिरकार फैसला किया कि कल सुबह वह अपने माता पिता से पूछेगा। उसके लिए ये जानना और समझना महत्वपूर्ण था कि इस दुनिया में बाहरी दुनिया कैसी है। ये सब सोचने के बाद जियान चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बिस्तर से उतर गया। आज रात वह हमेशा की तरह अपने बिस्तर के ऊपर अपने शरीर की साधना नहीं करेगा, बल्कि वह अपनी आंखें बंद करके अपने कमरे के मध्य में खड़ा होगा। जियान चेन के दिमाग में रहस्यमयी पदचिन्हों की एक जोड़ी उभरने लगी। फिर जियान चेन के दिमाग में एक तस्वीर उभरी, बिल्कुल किसी फिल्म की रील की तरह। तस्वीर कभी रुकती नहीं दिख रही थी, लेकिन वह सिर्फ एक सफेद चांग पाव पहने हुए व्यक्ति को देख पा रहा था। यह एक युवक था जिसके हाथ में तलवार थी और वह रहस्यमयी भूमि से तेजी से गुजर रहा था। वह इतनी तेजी से चल रहा था कि एक आम व्यक्ति के लिए उसे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था। चूंकि वह युवक बहुत तेजी से चल रहा था, फिर भी उसके पास बहुत कम जगह थी, इसलिए उसके पीछे कई सारी तस्वीरें चल रही थी। यह आकृति जियान चेन का पिछला अवतार थी और जो कदम दिखाई दे रहे थे वे वास्तव में अज़ुलेट तलवार कानून का प्रतीक थे, जो वास्तव में एक रहस्यमय छवि थी। जैसे ही सुबह की रोशनी खिड़की की दरार से उसके कमरे में चमकी, जियान चेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और वह कमरे के बीच में खड़ा था। इस घंटे में वह आखिरकार आगे बढ़ गया था। उसके पैर इतनी तेजी से हिल रहे थे कि लगभग सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। उसके पैरों के लिए कुछ समय के लिए इस तरह की गति बनाए रखना, यहाँ तक कि अधिकांश मार्शल कलाकार भी इस स्थिति में नहीं रख पाएंगे। जियान चेन के पैर रहस्यमय तरीके से चल रहे थे क्योंकि वह एक निश्चित पथ पर चल रहा था। जब वह अपने कमरे में तेजी से घूम रहा था तो उसकी टांगों ने बहुत तेज गति से चलने के कारण एक छोटा सा बवंडर पैदा कर दिया था। हालांकि यह घटना ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन जियान चेन ने हिलना बंद कर दिया क्योंकि हर सेकंड उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। धीरे धीरे सांस लेने के लिए हौंकते हुए जियान चेन के दोनों पैर कांपने लगे और वह रुक गया। जियान चेन धीरे धीरे अपनी खिड़की के पास चला गया और उसके बगल में बैठ गया। अपनी पीठ के निचले हिस्से को मोड़ते हुए उसकी दोनों भुजाएं लगातार उसके पैरों की मालिश कर रही थी। उस एक पल के लिए रहस्यमयी पदचिन्हों का पीछा करने से उसके पैर अतुलनीय रूप से कमजोर हो गए थे। वो अब अपने पैरों की थोड़ी सी भी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। जियान चेन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। चाहे वो खुद को किसी भी तरह की मार्शल आर्ट में ढालना चाहता हो, सबसे पहले उसे एक बेहतर शरीर पाना था। इतना ही नहीं, बल्कि एक मार्शल आर्ट जितनी अधिक गहन होती है, उसकी आवश्यकता उतनी ही अधिक होती है। जब पदचिन्हों का अनुसरण करने के अभ्यास की बात आती है, अगर उसके पास एक मजबूत शारीरिक काया और मजबूत क्यूई नहीं होती तो वह बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाता। बेशक सामान्य अभ्यासी उतने समय तक टिक नहीं पाते जितना वह टिक पाया, और अगर उन्होंने कोशिश की होती तो वे अपने शरीर को उसकी क्षमता से अधिक परिश्रम करके नुकसान पहुंचाते। आखिरकार इतनी गहन योग्यता हासिल करना आसान नहीं था। अपने पैरों की मालिश करने के बाद बिस्तर के पास बैठकर उसने अपने पैरों के अपनी मूल अवस्था में वापस आने का इंतजार किया और फिर से बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। एक बार फिर उसने दुनिया से आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया और इसे अपने शरीर में समाहित कर लिया। रात जल्दी ही बीत गई और देखते ही देखते आसमान दिन के रंगों से भर गया। और उसी समय जियान चेन के कमरे के बाहर से एक आवाज आती हुई सुनाई दी। चौथे गुरु, दिन हो गया है, उठने का समय हो गया है। स्पष्टतः स्त्रीवत पुकार आई। आवाज सुनकर जियान चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी बचकानी आवाज में चिल्लाया, मुझे पता है बहन होंग हुआ, मैं पहले से ही जाग रहा हूँ। ये कहकर वो अपने बिस्तर से नीचे उतर गया। फिर भी इस समय दरवाजा खुला था और 18 साल की उम्र की 2 लड़कियां अंदर आईं। उन दोनों के हाथ में एक छोटी सी सर्विंग ट्रे थी जिस पर एक बेसिन था। बेसिन के चारों ओर एक नया साफ और सुव्यवस्थित तौलिया लपेटा हुआ था जो उसके चेहरे को धोने के लिए था। दूसरी ट्रे में जियान चेन के लिए एक और बेसिन भी था जिसमें वो अपने दांत धोकर दिन की तैयारी कर सकता था।